तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे, कल हमने जो एक सीरीज शुरू की हुई थी सर्वाइवल ऑफ द डॉन्स, उसमें कल का दिन एक ब्रेक लगी थी क्योंकि एक बड़ी खबर जो भाई लोगों के साथ डील करने की नई पॉलिसी सरकार ने बनाई है उसकी बात करने के लिए एक ब्रेक लिया था। आज वापस चलते हैं उसी सब्जेक्ट पे और बात करेंगे अ, बहुत बड़ा एक डॉन जो मुंबई का हुआ, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है मुंबई के बाहर। उसके बहुत से कारण हैं, उनकी बात भी आज करेंगे। उस शख्स का नाम था वरदाराजन मुन्ना स्वामी मुडलियार अलियास वरदा भाई। बहुत सालों तक इस शख्स ने एक बहुत ही बड़े लेवल पे मुंबई में अपना साम्राज्य चलाया। बहुत बड़े पॉपुलेशन के हिस्से पर उसकी हुकूमत चलती थी। अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीक़ों में जो एक नए काम उसने शुरू किए वो शायद किसी और डॉन ने नहीं किए। बहुत साल पहले एक जर्मन न्यूज़पेपर के लिए मेरी इंटरव्यू उन्होंने की थी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे। तो दाऊद इब्राहिम के ऊपर वो इंटरव्यू थी और जब उन्होंने पूछा कि आप एक लाइन में दाऊद इब्राहिम को कैसे बयान करोगे, तो मेरा वो जो जवाब दिया था मैं आज आपको दोहराना चाहूँगा। मैंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम के पास करीम लाला जैसा ठहराव था, ठरम्मा था, शांति थी। वरदाराजन मुडलियार जैसी क्रूरता थी, वायलेंस थी, हवा था। वो दाऊद ने वरदाराजन से सीखा। और तीसरा, जो बिजनेस करने का एक्यूमेन, सब कुछ करते हुए भी अपनी इज्जत कैसे बचा के रखनी है, नाम कैसे खड़ा रखना है, वो हाजी मस्तान से सीखा। तो मेरा वो कहने का मतलब ये था कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदाराजन मुडलियार तीनों के अगर गुण अवगुण मिला दिए जाएं, प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स, वो तीनों अकेले दाऊद इब्राहिम में हैं। तो ये उस दाऊद की पर्सनालिटी का एक जवाब जो आज से मैंने 20-22 साल पहले दिया था वो आज भी सही सिद्ध होता है। वरदाराजन मुडलियार हाजी मस्तान की तरह तमिलनाडु का रहने वाला था। तमिलनाडु से बचपन में आके उसने भी हाजी मस्तान की तरह डॉक्स में काम किया। हालांकि हाजी मस्तान बहुत गलतफहमी लोगों को रहती है कि उसने एक कुली का काम किया डॉक्स में। हाजी मस्तान कुली नहीं था, कभी उसने कुली का काम नहीं किया। वो कोली था, कोयला डालने वाला। उस ज़माने में जो डॉक्स में जो क्रेन्स चलती थी, जिन क्रेन की मदद से समुद्री जहाज़ से सामान लिफ्ट करके नीचे रखा जाता था, वो जो क्रेन होती थी, फिक्स क्रेन, बहुत बड़ी बड़ी क्रेन होती थी। और वो जो समुंदर के किनारे पे जो डॉक्स का सीमेंटेड एरिया होता था वहाँ पे लगी होती थी। बहुत बड़ी ऊंची लंबी चौड़ी क्रेन होती थी, मैंने देखी हैं पुराने ज़माने में। तो वो क्रेन घूम के जहाज़ के ऊपर जाती थी, वहाँ से सामान उठा के उसको नीचे उस सीमेंटेड एरिया पे रखती थी। वो क्रेन उस ज़माने में स्टीम से चलती थी, तभी बिजली इतनी नहीं थी, डीजल नहीं था, तो स्टीम के चलने की वजह से उनमें कोयला डालना पड़ता था। तो वो जो कोयला डालने का काम करते थे, जिसको अंग्रेज़ी में कोल बोलते हैं, उनको कोल डालने वालों को कोली बोलते थे, COALY। ये हाजी मस्तान उस स्टीम की क्रेन में कोयला डालता था, इसलिए कोली बोलते थे। और बाद में जिन लोगों को वो बैकग्राउंड नहीं पता थी, उन्होंने उस शब्द से मिलता हुआ शब्द नया बना लिया, कुली। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों को उसके बारे में। मैंने जब पहला एक आर्टिकल हाजी मस्तान पे लिखा था,
अपने अखबार में। तो उस समय पे जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर थे बीपीटी के, मिस्टर महेंद्र सिंह मिन्हास, उनके साथ मैंने बात की थी कि हाजी मस्तान के बारे में मुझे बताइए। तो उन्होंने एक और बात बहुत बढ़िया कही थी कि एक बार हाजी मस्तान से उनकी बहुत बार मुलाकात हुई, लेकिन एक बार हाजी मस्तान एक बेनती लेके उनके पास गया था कि मेरी तनख्वाह जो है वो कोई 1.5-2 रुपये कोई एक शिफ्ट की बनती थी, वो बढ़ा के 3.5 रुपये की जानी चाहिए डेली वेजेस रोज़ की। तो वो किस्सा भी उन्होंने सुनाया था। खैर, पुराने ज़माने की बातें हैं। आज के लोगों को शायद हैरानी होगी कि किसी आदमी को एक दिन में 3.5 रुपया भी मिला करता था, जिससे वो अपना घर चलाता था। तो उसी डॉक में हाजी मस्तान के साथ मुलाकात होती है वरदराजन मुन्ना स्वामी मुडलियार, वरदा भाई। वहाँ से दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है। तो वरदा भाई को इनिशियल स्टेजेस पे बड़े बड़े काम करवाने का जो एक आप दे सकते हो कि जो किसकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो हाजी मस्तान की बहुत थी। एक ही भाषा बोलने से तमिल दोनों को आती थी, दोनों को हिंदी बराबर नहीं आती थी, दोनों को उर्दू नहीं आती थी, मराठी दोनों को नहीं आती थी। तो इसलिए उनकी दोस्ती और अच्छी चली। लेकिन दोनों ने मेहनत बहुत की उस समय डॉक्स में। अगर आपको ऐसा लगता हो कि डॉन जो हैं वो बिना मेहनत किए बन जाते हैं, ऐसे नहीं होता। आप देखिए कि कोयले से भरी हुई भट्टी में जहाँ से आग निकलती है, धुआं निकलता है, सेक निकलता है, हीट जनरेट होती है, वहाँ पे आंखें खुली रख के जलते हुए कोयले में कच्चा कोयला डालना बहुत रिस्की होता है। और कहीं छोटा सा एक उसका कण आँख का कहीं आपकी आँख में पड़ जाए तो उसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शायद हाजी मस्तान को आंखें खुली रखने की आदत पड़ गई थी। ये मैंने बहुत काम किया हुआ उस सब्जेक्ट के ऊपर। आने वाले दिनों में वो भी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका नाम उस सीरीज़ का हमने रखा है मेकिंग ऑफ द डॉन्स। डॉन बने कैसे। सरवाइव करना और बात होती है, लेकिन पहले बनना और बात होती है। तो मेकिंग ऑफ द डॉन्स की सीरीज़ में जब बात करेंगे तो ये सब बातें डिटेल में उस सीरीज़ में करेंगे। आज खाली इनके सरवाइव करने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से चलते चलते वरदराजन मुडलियार ने जब अपने पंख पसारने शुरू किए, तो जब उसने अपने बड़ी बड़ी जो उड़ारियाँ मारनी शुरू की, उसमें बहुत सारी मदद, गाइडेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट हाजी मस्तान की मिली। और उसकी वजह से करीम लाला का साथ बाकी गैंगस्टर जो एक तरीके से सब या तो करीम लाला के चेले थे या हाजी मस्तान के चेले थे, उन सब की गुडविल, बनी बनाई गुडविल, एक बहुत बना बनाया ज़खीरा वरदा भाई को मिल गया इन दोनों शख्सियत की वजह से। तो लेकिन क्योंकि इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन हाजी मस्तान और करीम लाला के एरिया से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए उनकी जो सल्तनत थी उसको कोई खतरा नहीं था। तो वरदा भाई का आगे बढ़ना उनके लिए किसी किस्म की कोई चुनौती नहीं था, कोई उनके लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो मिलजुल के तीनों ने काम शुरू करते रहे। और वरदा वाज द फर्स्ट डॉन जिसकी एक मास फॉलोइंग थी। हाजी मस्तान और करीम लाला, इनका एक लिमिटेड सर्कल था। वो भले पॉलिटिशियन के साथ हो, पुलिस के साथ हो, सरकारी अदारों के साथ हो, सोशल वर्कर्स के साथ हो या अपनी बरादरी में हो, लेकिन वरदराजन मुडलियार उसने अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस रीजनल लैंग्वेजेस, उनके लोगों के साथ जाके भी अपना होल्ड बनाया। जिस एरिया में वरदराजन की हुकूमत चलती थी, उस एरिया में एक बहुत बड़ी आबादी साउथ इंडियन की थी, ऑफ कोर्स तमिलियंस,
आंध्रा के लोग, कर्नाटका के लोग, केरला के लोग, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी आबादी गुजरातियों की थी। सिंधी सोसाइटी साइन की, सिंधियों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन। सायन कोलीवाड़ा एरिया में सरदारों की और पंजाबियों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और उसके साथ लगता एरिया दादर का आधा हिस्सा, जो आधा हिस्सा था प्रभा देवी साइड का, वो अमर नायक, अरुण गवली, इस किस्म के लोग उधर एक्टिव थे, बाद में हुए। तो लेकिन जो दूसरा हिस्सा था जिसमें घाटकोपर, खास तौर पे घाटकोपर, विक्रोली, वो एरिया महाराष्ट्रियन डोमिनेटेड था। चंबूर अगेन सिंधी लोगों का गढ़ था। तो एक तरीके से वरदाराजन मुडलियार की हुकूमत, जिसमें सब लोग थे, सरदार, सिंधी, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन, सबके ऊपर वरदाराजन मुडलियार ने तकरीबन 20-22 साल हुकूमत की, और एक इतना बड़ा मास लीडर बना कि उसके एक इशारे पे, एक मैसेज पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। और उसने जो बात मैंने पहले की थी, जो कहीं ना कहीं दाऊद में वरदा भाई का एक अंश था, वो था दहशत। इतनी क्रिएट करो कि आपके सामने कोई सर उठा के चल नहीं सके, आंख उठा के आपकी तरफ देख नहीं सके। वो जो एक ऐसा माहौल बना के रखा, किसी और डॉन ने नहीं रखा, वो वरदा ने ही रखा। और कोई ऐसा काम नहीं था 2 नंबर का जो वरदा भाई ने नहीं किया। किसी डॉन ने, वो करीम लाला हो, हाजी मस्तान हो, दाऊद हो, छोटा राजन हो, अमर नायक हो, अरुण गवली हो, अशोक जोशी हो, इस किस्म, भाई ठाकुर हो, पप्पू कलानी हो, किसी ने कभी प्रॉस्टिट्यूशन जैसे घटिया काम में हाथ नहीं डाला। लेकिन वरदाराजन ने वो काम भी किया। साइन कोलीवाड़ा के पास एक समुद्री इलाका था जहाँ पे आजकल एंटॉप हिल एरिया बना हुआ है, बहुत बड़ी सरकारी मुलाजमों की कॉलोनी है। उसके साथ का बहुत बड़ा एरिया समुद्र की खाड़ी खाली पड़ी थी, जिसकी एक तरफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। उनके बीच में एक क्रीक एरिया, बफर जोन जिसको कहते हैं, यहाँ पे समुंदर का पानी आता था, और झाड़ियाँ वाड़ियाँ, जो समुद्री जो हरेवाई होती है उसके, जिसको हम क्रीक बोल देते हैं, वहाँ पे पानी भी होता है और पौधे भी होते हैं। तो उस एरिया में खाली जो पड़ा हुआ था, उसको रातों रात उसमें मिट्टी डाल के, बजरी डाल के, भर्ती डाल के उसको कवर करना शुरू किया। उस पानी को रिक्लेम जिसको हम कहते हैं, बॉम्बे में 2 किस्म की रिक्लेमेशन चलती हैं, एक सरकार करती है, एक अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं। जो सबसे कॉस्टली एरिया एक ज़माने में मुंबई का हुआ करता था, उसका नाम था नारीमन रेक्लेमेशन। वो पूरे का पूरा एरिया समुंदर को भर के रिक्लेम करके उसको रेक्लेमेशन का एरिया दिया गया। बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था। आजकल तो उसको रिप्लेस करके बीकेसी और अंधेरी के कुछ एरियाज ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन उस समय जिसको बैक बे भी कहा जाता था और नारीमन रेक्लेमेशन भी कहा जाता था, उसी तरह से वरदा भाई ने हज़ारों लोगों को, जो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था अपनी स्टेट में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, वहाँ से उनको मास माइग्रेशन करवा के उस इलाके में आके बसने के लिए उनको जगह दी। समुंदर को रिक्लेम करके, भर्ती डाल डाल के, छोटे छोटे झोंपड़े बना के उनमें उनके रहने का बंदोबस्त किया। रातों रात वहाँ पे सड़कें बन जाती थी। सरकारी बिजली के एक एक लाइन से 100-100, 150 कनेक्शन उन घरों में दिए गए, और हर घर से एक एक कनेक्शन का पैसा लिया जाता था। आपके घर में अगर एक बल्ब जलता है उसका पैसे अलग, अगर 2 जलते हैं तो उसके पैसे अलग।
कितने पॉइंट्स आपके घर में बिजली इस्तेमाल करने के हैं, उनके पैसे वर्धा के लोग आम लोगों से इकट्ठे करते थे। और वहीं उसी एरिया में एक बहुत बड़ा प्रॉस्टिट्यूशन सेंटर खोल दिया गया। बहुत सी लड़कियां बाहर से लाके वहाँ से बसा दी गई। उसी तरह एक बहुत बड़ी कॉलोनी किन्नर लोगों की बना दी गई, जो बहुत सी शरारतों और इस किस्म के जो गलत काम होते हैं उसके चलते चलते न्यूसेंस वैल्यू बहुत थी। अगर किसी आदमी को तंग करना है, किसी को डराना धमकाना है, तो किन्नर पावर को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इस किस्म के काम भी वर्धा भाई ने उस ज़माने में किए। उनका आपको अपना लॉजिक होगा कुछ। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जिस आदमी की एक तरफ जो उसकी पहुंच थी वो उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक थी। उस समय जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे जी.के. मूपनार, उनके साथ थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के साथ थी। तो इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ रिश्ते होने के बाद, इतनी पहुंच होने के बाद, वर्धा भाई को ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस किस्म के काम करने पड़े। वही नहीं, उसके साथ साथ उसने इलिसिट लिकर का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करवाया, जो किसी और दादा ने नहीं किया मुंबई में आज तक। इतनी भट्टियाँ दारू की लगाई गई उसी क्रीक में, उसी समुद्र में, जहाँ पुलिस का पहुँचना नामुमकिन था। वहाँ पे छोटी छोटी बोट्स जाती थी, होड़ी जिसको कहते हैं मुंबई की भाषा में। वो इतनी चिक्कड़ में से निकल के कौन रेड करने जाएगा। और रातों रात वहाँ पे हज़ारों लीटर इलिसिट लिकर, हूच जिसको हम बोलते हैं, वो निकाली जाती थी। और नारायण दारू वाला जो था वो पूरा इसका बिजनेस संभालता था। कोई ऐसा दारू वाला आदमी मुंबई में नहीं है जिसके थ्रू वर्धा भाई ने दारू का बिजनेस नहीं किया। उसमें से बहुत से लोग मारे भी गए और बहुत से करोड़ोंपति भी बन गए। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वो जो ट्यूब्स होती हैं, जिनमें ट्रक की, कारों की ट्यूब जो टायर के अंदर होती है, उसमें वो इलिसिट ह्यूज डाल के उसको बांध के सप्लाई की जाती थी। वो लोग जिन्होंने वो ट्यूब्स का धंधा करते थे, दारू वालों को वो पुरानी नई ट्यूब सप्लाई करते थे, वो भी आज करोड़ोंपति बने हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा बिजनेस होगा। और उसी तरह जुए के अड्डे, दारू के अड्डे, मटके के अड्डे, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं था जो वर्धा भाई ने नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ जो उसका जो दबदबा था, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो उसके एरियाज़ में पुलिस स्टेशन पड़ते थे, किसी भी पुलिस स्टेशन में वर्धा भाई जाता था तो वहाँ का सीनियर अपनी कुर्सी छोड़ के उसको अपनी कुर्सी पे बैठाता था और खुद खड़ा रहता था। ये एक हुआ था। और दबदबा इतना, ब्राइब इतना, पैसा इतना देना कि कोई ऑफिसर उसके सामने बोलने से डरता था। मुझे याद आया एक सीनियर इंस्पेक्टर की बेटी की या किसी की शादी थी घर में, तो उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट हुआ करते थे। तो वर्धा भाई ने उस पूरी पुलिस कॉलोनी में 300 से ज़्यादा वो ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट पुलिस वालों को गिफ्ट किए थे। इस किस्म की ब्राइबरी वो शख्स करता था। लेकिन जब डाउनफॉल आता है तो पूछ के नहीं आता। और वही पुलिस वाले जो उसके सामने कभी आंख उठा के नहीं देखते थे, और उसके वही पुलिस वाले, उनमें से 2 पुलिस वाले चाहते हुए जो ना चाहते हुए वर्धा के डाउनफॉल का कारण बने, इंस्पेक्टर देशमुख एंड इंस्पेक्टर सैमसन। इन्होंने एक वार्तालाप वर्धा के साथ हुई जो रिकॉर्ड की गई, और फॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पहुंच गई। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया था, वो गूगल पे भी है, आप कोई भी सर्च करके देख सकता है। उसकी वजह से जो पुलिस के साथ दुश्मनी शुरू हुई, उसका बहुत बड़ा खमियाजा वर्धा भाई को भुगतना पड़ा। वो वर्धा भाई जिसको बिना पूछे कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, बिना पूछे कोई किसी बड़े ओहदे पे नहीं था। मुझे याद है एक
डॉक्टर सुब्रमण्यम हुआ करते थे, वो भी तमिलनाडु के थे, साइन में रहते थे, एमएलए बने हुए थे पहले से, और मुझे लगता है शायद वो मंत्री भी एक दो बार महाराष्ट्र सरकार में रहे हैं, अगर मुझे बराबर याद है तो। लेकिन एक बार उन्होंने वरदाराजन को पूछे बिना अपना नॉमिनेशन पेपर एमएलए की इलेक्शन का फाइल कर दिया। जब वर्दा को पता चला तो इतने गुस्से में उसने अपने 20 आदमी भेज दिए, उसके घर बैठा दिए कि इस शख्स को बाहर मत निकलने दो, इलेक्शन का प्रचार करना तो दूर की बात है, इसको घर के अंदर नज़रबंद करके रखो। देखिए, एक एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर को पूरे मुंबई शहर के बीचों बीच साइन इलाके में घर में नज़रबंद करके रखा गया। उस आदमी ने माफ़ियाँ मांगी, नाक रगड़ा, तब कहीं जाके उसको इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी गई। तो ये एक दबदबा था। और जितने लोगों को, जिस आदमी ने भी वर्दा के सामने उसके खिलाफ करने की कोशिश की, उनको इतनी बेरहमी से मारा गया, इतना बहुत बड़ा जवाब जो दिया गया, वो शायद किसी और डॉन ने आज तक मुंबई के हिस्ट्री में नहीं दिया। और वो शख्स जिसके कारनामों पे बेस्ड तमिलनाडु में, तमिल में एक फिल्म बनी, शायद नया कान उसका नाम था, उसी तरह से हिंदी में फिल्म बनी दयावान, वो वरदाराजन की लाइफ में बनी, जिसको रियल लाइफ हीरो बना के पेश किया गया। और लेकिन जब मरा तो उसकी बॉडी को लाने के लिए मुंबई में हाजी मस्तान उसका दोस्त काम आया, जो अपना स्पेशल एक एयर इंडिया का या इंडियन एयरलाइंस का जहाज चार्टर्ड प्लेन लेके मद्रास गया और वरदाराजन की बॉडी लेके वापस आया। एक केस उसके मरने तक वरदाराजन के खिलाफ नहीं था, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सके। एक ही केस हुआ जिस केस की वजह से उसको अरेस्ट होना पड़ा, और वो अरेस्ट उसको बर्दाश्त नहीं हुई। उसको इतना झटका लगा कि जिस शहर में उसकी हुकूमत चलती थी उस शहर में उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के बाद बेल होने के बाद वो मुंबई से भाग गया और तमिलनाडु मद्रास में जाके उसकी डेथ होती है। ये किस्सा था वर्दा भाई मुन्ना स्वामी मुडलियार का। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।